हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। एमएपीसी फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही हैं। एमपीसी 002 की ब्लॉक 3 को हम आज कंप्लीट करने वाले हैं क्योंकि फोर्थ यूनिट पर अब हम आ चुके हैं और इस यूनिट को आज के पूरे वीडियो में हम कवर कर लेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ब्लॉक 3 है ऑफ एमपीसी 002 सेकेंड पेपर का, उसकी आज लास्ट यूनिट पर हम हैं, यूनिट 4 पर। और इसके बाद जो हमारे पास बचेगा वो एक पूरा ब्लॉक बचेगा, फोर्थ ब्लॉक, जिसके अंदर 4 यूनिट्स हैं जिन्हें हम अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। तो काफी करीब हैं हम लोग, कह सकते हैं कि आज हम 75% पोर्शन कवर कर लेंगे आपके सेकंड पेपर का। डिटेल्ड वीडियोस चल रहे हैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में। मैं आपको बता दूं कि आज के वीडियो में बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, कितना फास्ट हम कवर कर लेते हैं, कितना एक्सप्लेनेशन हमारा रहता है, उसके हिसाब से रहेगा। ये जो इतना आपको पोर्शन नजर आ रहा है ना, चैलेंजेस ऑफ एडोलेसेंस, तो पहले थोड़ा पढ़ेंगे, इसके बारे में भी समझना है। फिर उसके अंदर ये 4 सब टॉपिक्स आएंगे, बस इतना ही आज के पेपर में है, आज की वीडियो में हमें पढ़ना है, आज की क्लास में हमें पढ़ना है। ओके, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं चैलेंजेस ऑफ एडोलेसेंस। सबको पता है कि एडोलेसेंस का जो पीरियड होता है, पूरी यूनिट इस पे चल रही है, बहुत बातें हो चुकी हैं, इसलिए भी ये वीडियो ज्यादा टाइम नहीं लेगा। तो आप इस इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, ये अभी से मतलब वीडियो के बिगनिंग में होमवर्क बता दे रही हूँ आपको, इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे वही सब बातें हैं जो आप प्रीवियस वीडियो में पढ़कर आए हैं, और कोई भी ऐसी नई बात नहीं है जो आप ना जानते ना हो या आप अपने कॉमन सेंस से कभी एग्जाम में यूज ना कर सके। इसमें से ऐसा कुछ भी पोर्शन नहीं है जो एग्जामिनेशन के लिए हो। हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, चैलेंजेस ऑफ एडोलेसेंस। जब एडोलेसेंस की बात होती है, ये टर्म ही अपने आप में एक बड़े चैलेंजिंग पीरियड को दिखाती है। फिर इसके अंदर आने वाले डिफरेंट चैलेंजेस को स्पेसिफिकली पढ़ना और समझना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि एडोलेसेंट कोई भी पर्सन या कोई भी बच्चा कब बनता है, जब वो डिफरेंट फिजिकल चैलेंजेस को फेस करता है। फिजिकल चैलेंजेस का मतलब हो गया बेसिक चेंजेस जो उसके अंदर आते हैं, फिजिकल चेंजेस जो होते हैं, उनकी वजह से वो मेंटल लेवल पे बहुत स्ट्रगल फील कर सकता है, इमोशनल लेवल पर वल्नरेबल हो सकता है। ये सभी चीजें उसके चैलेंजेस में आती हैं। ये ऐसा पीरियड है, इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, विद इन द लाइफ स्पैन व्हेन मोस्ट ऑफ अ पर्सन्स बायोलॉजिकल, हाईलाइट करेंगे, कॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स आर चेंजिंग फ्रॉम व्हाट इज टिपिकली कंसीडर्ड चाइल्ड लाइक टू व्हाट इज कंसीडर्ड अडल्ट लाइक। मतलब बचपन वाली हरकतों से जब एक अडल्ट वाली हरकतों के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है, वो फेज एडोलेसेंस का कहलाता है। एडोलेसेंस के लिए ये काफी ड्रामेटिक चेंज भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं इन चेंजेस में। जैसे अगर बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है, अब ज्यादा केयर करनी पड़ती है। आप पब्लिकली वैसा बिहेव नहीं कर सकते, सेक्सुअली मेच्योर बिहेव करना होता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, उनको करनी ही होती हैं। और सोसाइटीज में जो एडोलेसेंट्स होते हैं एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूशनल चेंज एज वेल, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस को भी एक्सपीरियंस करते हैं। अमंग यंग एडोलेसेंट्स देयर इज अ चेंज इन स्कूल सेटिंग। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो एलिमेंट्री स्कूल से जूनियर हाई स्कूल में जाते हैं, मिडिल में जाते हैं, लेट एडोलेसेंस में कॉलेज की तरफ भी जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी की तरफ भी जाते हैं। तो इस तरह के चेंजेस भी नोटिस करने को मिलते हैं यहाँ पे। ओके, ये एक फुल ऑफ चैलेंजेस का पीरियड है। दिस इज अ टाइम व्हेन अ टीनेजर अंडरगोज अ लॉट ऑफ चेंजेस। वही बातें अगर आप वापस देखेंगे तो रिपीटेशन ही आपको फील होगा कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस फील होते हैं बॉडी में, होते हैं, इनफैक्ट चेंज नहीं फील नहीं होते, होते हैं, और उनको वो इमोशनल लेवल पर भी फील करते हैं, और इन सारी चीजों से उनको डील करना पड़ता है। पेरेंट्स का भी काफी सपोर्टिव रोल यहाँ पे मैटर करता है। पेरेंट्स अगर गर्ल्स के साथ में, बॉयज के साथ में सपोर्टिव होंगे, क्योंकि बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं इस एज में, उनके अंदर टाइप ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होने लगता है, वो उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत सारी कुछ जिम्मेदारी जैसी आ गई है, जो बच्चे होते हैं वो ऑफकोर्स नहीं संभाल सकते इतना बेहतर तरीके से। तो इस वजह से बच्चे जो होते हैं उनको उन पेरेंट्स की सपोर्ट की जरूरत होती है। स्कूल में टीचर्स की सपोर्ट की जरूरत भी होती है, टीचर्स भी सपोर्ट करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन पेरेंट्स की सपोर्ट की जरूरत थोड़ी ज्यादा होती है। अपनी आइडेंटिटी को भी बिल्ड कर रहे होते हैं। आपने पढ़ा आइडेंटिटी क्राइसिस का भी एक फेज गुजरता है उनकी लाइफ से, तो उस टाइम पर उनको अपनी आइडेंटिटी डेवलप करने में, सोशल लेवल पर कुछ अपने आप को दिखाने में, इन सब चीजों में होता है कि कंपटीशन का पीरियड भी होता है। अगर आप जानते हैं, ऑफकोर्स जानते ही हैं, कि एजुकेशनल लेवल पर आजकल की जो पढ़ाई है ना, वो इतनी ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो गई, एक दूसरे को पार करके आगे निकलने की होड़ है। उसमें बच्चे को खुद पे क्या वर्क करना है, इससे ज्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि वो कितनों में कितनी पोजीशन को एक्वायर कर रहा है। ये प्रेशर उसके लिए चारों तरफ से आता है। तो एजुकेशनल लेवल पर भी देखें तो बच्चे को बहुत कंपटीशन के थ्रू जाना पड़ता है। और भी बहुत सारी बातें होती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रुप्स में रहने वाले डिफरेंट कल्चरल ग्रुप में अगर चेंजेस आ गए, अगर बच्चा पहले कहीं रहता था और बाद में उसको चेंज करना पड़ा, माइग्रेशन की वजह से भी प्रॉब्लम आती है, और पढ़ाई को लेकर तो खैर होते ही हैं। किसी भी इंडिविजुअल के लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, चेंज बहुत फास्ट होता है, और बॉडी चेंजेस भी जो होते हैं, सेक्स हार्मोन्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा पर्सन को ये भी रियलाइजेशन होने लगता है कि जो डिफरेंट सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं उसमें उसकी बॉडी एंगेज होने के लिए रेडी है।
बहुत सारे क्यूरोसिटी डेवलप होती है, ये सब बातें इनको आप पढ़ेंगे। रीडिंग करिएगा और मैच्योरिटी की भी एक्सपेक्टेशन की जाती है। कुछ लोगों में वो चाइल्ड लाइक बिहेवियर नहीं जा पाता है, वो थोड़ा-सा कहते हैं ना बचपना रह जाता है गर्ल्स में या बॉयज़ में, तो उसकी वजह से भी उनसे एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं, तो भी प्रॉब्लम आती हैं और इस तरीके से चीज़ें होती रहती हैं। यहाँ पे लेवल ऑफ इंटरेस्ट में भी फ़र्क आता है। अच्छा, कुछ जो बच्चे होते हैं इस टाइम पर ऑटिज़्म से भी सफ़र कर सकते हैं, स्पेशल चाइल्ड होते हैं वो। ऑटिज़्म से सफ़र करने वाले यंगस्टर्स जो होते हैं वो उनके लिए एडोलेसेंस बहुत डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे लेवल ऑफ इंटरेस्ट, लेवल ऑफ अवॉइडेंस, लेवल ऑफ इनसाइट, ये सब चीज़ों में वेरिएशन देखने को मिलता है। कैसे, इसको थोड़ा एक बार बता देती हूँ मैं। सिंस ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑटिज़्म हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन सोशल डेवलपमेंट बाय डेफिनिशन, मोस्ट एडोलेसेंट विद मॉडरेट टू सीवियर ऑटिज़्म विल शो लिटिल और नो इंटरेस्ट इन अदर्स। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ही बिल्कुल अलग होती हैं। ऑटिज़्म में हम अलग से पढ़ेंगे इस चीज़ को, बट फॉर नाउ आपको समझ में आना चाहिए कि ऑटिज़्म जिन्हें होता है, अगर लेस सीवियर है तो फिर भी लेवल ऑफ इंटरेस्ट रहेगा दूसरे दोस्तों के साथ में घुलने-मिलने में, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने में, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर वो इंटरेस्ट नहीं होता। अवॉइड करने के इंटरेस्ट की बात करें, सोशल डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट्स हू शो मोर इंटरेस्ट इन पीयर इंटरैक्शन, सोशल एंग्जायटी एंड रिजल्टेंट अवॉइडेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। कुछ यंगस्टर्स जो होंगे वो बहुत जल्दी नर्वस हो जाएंगे कि अगर दूसरे लोग उनसे मिलना चाहते हैं और वो उसको पूरी तरीके से अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। ये भी ऑटिज्म की डिग्री पे डिपेंड करता है। और इनसाइट की बात करें तो येट सम एडोलेसेंट्स विद ऑटिज्म विल नॉट अवॉइड इंटरैक्टिंग विद अदर्स यंगर, ओल्डर और सिमिलर एज। दे आर ईगर टू कम्युनिकेट थ्रू ऑफ्टन इन अ क्लमसी इन योर फेस वे। काफी बातचीत भी करने की कोशिश करते हैं और ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा अवॉइड ही करें। अब इसके बाद हम इसके पहले टॉपिक पे आते हैं, विच इज कोपिंग विद द लॉस ऑफ नॉर्मेलिटी। Regardless of the individual development routine, most children with autism start realizing that they are not quite like others at some point during their adolescence. जिनके साथ भी autism की प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ में, वो कुछ हद तक ये फील करने लग जाते हैं कि वो बाकी बच्चों की तरह से नहीं है। और उनके अंदर हम क्या फैक्टर्स देख सकते हैं? हायर लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन अदर्स, हायर लेवल इंसाइट इनटू डिफिकल्टीज इन सोशल इंटरेक्शन और हायर आईक्यू। Once the adolescent realize that he has significant difficulties in conducting social relationship, अपने दोस्तों के कंपैरिजन में उसको सोशल रिलेशनशिप कंडक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, he needs deal with this loss just like dealing with another loss। वो इस लॉस के संग में उनको ट्रिगर करता है, ये लॉस उनको ये बात इम्पैक्ट करने लग जाती है। इस थॉट, फीलिंग और बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना ऐसे एडोलेसेंट के लिए जो कि ऑटिज्म से सफर कर रहा है, अगर शुरुआत में ही इन चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो बहुत हद तक हम उसको आगे चल के उसको ट्रैक कर पाएंगे, उसकी प्रॉब्लम को। अगर इन कोपिंग प्रोसेसेस को समझ लिया जाए, यानी एंगर, डिनायल, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस और अडेप्टेशन, इन चीजों को अगर अंडरस्टैंड किया जाए एडोलेसेंट के अंदर, तो उसके ऑटिज्म के लेवल को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प मिलती है। अच्छा, अभी ऑटिज्म पर हम क्योंकि डिटेलिंग में नहीं है तो अभी हो सकता है आपको थोड़ा लगे, बट इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ इशू है नहीं आपको समझने के लिए। अब सबसे कॉमनली क्या होता है, द एडोलेसेंट विल नॉट गो थ्रू दीज स्टेजेस वन आफ्टर अनदर। अब ये जो स्टेजेस हमने ऊपर अभी देखी यहाँ पर, इन स्टेजेस के थ्रू, इन पॉइंट्स के थ्रू हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे ये प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि एडोलेसेंट्स होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक तुरंत चले जाते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। जैसे कि डिनाइल इज वन फॉर्म ऑफ गेटिंग ओवर द प्रॉब्लम। अभी किसी चीज को एक्सेप्ट ही ना करें, डिनाई कर दें पूरी तरीके से, तो हमें तो लगेगा कि वो प्रॉब्लम नहीं है, भले ही वो एग्जिस्ट करती रहे, पर हम ये मान लेते हैं। तो पहले डिनाइल हो जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स टू हेल्प द यंगस्टर नॉट ओनली टू डिनाई बट टू फेस द प्रॉब्लम। अगर पेरेंट्स भी इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि डिनाई करने से काम नहीं चलेगा, ऑटिज्म के केस में बच्चे के साथ लगना पड़ेगा, तब चीजें हो पाएंगी। हेल्प द यंगस्टर टू टॉक अबाउट हिज एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। अगर उसके एंगर और फ्रस्ट्रेशन को अंडरस्टैंड किया जाए, समझा जाए, तो प्रॉब्लम जो है वो काफी कम होती चली जाएगी। विच विल इन टर्न हेल्प द एडोलेसेंट गेट क्लोजर टू एक्सेप्टेंस एंड अडेप्टेशन। तब कहीं जाके वो उसको एक्सेप्ट कर पाएगा या अडेप्ट कर पाएगा उसमें खुद को। अब इसके लिए उनको कोई भी टॉपिक लेके आगे नहीं आना है या इंट्रूजन का कोई इंप्रेशन नहीं देना है। वो क्या करेंगे, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे कि बच्चा कहाँ पर उसको प्रॉब्लम आ रही है सिचुएशन में, और उसके हिसाब से उसको डील करेंगे। ओके, तो ये चीजें होती हैं। व्हेन द यंगस्टर इज मेकिंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉब्लम, स्टे ऑन द प्रॉब्लम विदाउट चेंजिंग द टॉपिक। बच्चा अगर कोई बात कह रहा है कि उससे दोस्तों से मिलने में प्रॉब्लम होती है, वो पीयर्स के संग एडजस्ट नहीं कर पाता है, या वो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करना चाहता है, तो उसकी बातों को सुनना समझना है। ये पेरेंट्स की तरफ से, केयर गिवर्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से जरूरी है। तभी जो है उसकी एंग्जाइटी और कंसर्न को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। और यंगस्टर्स के संग इन लाइन रहना है। ऐसा नहीं है कि अपने, आपको दिख रहा है कि आपके जो बच्चे एडोलेसेंट में बहुत ऐसा बिहेव कर रहे हैं जो आपको ऑफ लग रहा है, तो उन्हें छोड़ नहीं देना है उनके हाल पे। उनके संग और ज्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा चीजों में, लेकिन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा आगे चल के उसको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, अगर
पेरेंट्स को ये लगता है कि जो उनका यंगस्टर है नॉट कमिंग फोर्थ फ्रैंकली विद द प्रॉब्लम, हेजिटेट ज्यादा कर रहा है, नहीं बता रहा है, तो उनको और ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत है। यही चीजें है कि मतलब पेरेंट्स की तरफ से एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगने जरूरी हैं। जितना ज्यादा डिटेल में जाएंगे उतना ही चीजें इजी हो पाएंगी। अब द सिम्टम्स टू लुक फॉर आर गिवन बिलो, किस चीज पे हमें ध्यान देना है, अगर किसी काउंसलर के पास ले जा रहे हैं, खुद से भी काउंसलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन पॉइंट्स पे ध्यान देना है। कौन कौन से पॉइंट्स एक बार फटाफट से देख लेते हैं। क्या क्या देखेंगे, अपियरिंग सैड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, क्या बच्चा डिप्रेस्ड रहता है बहुत ज्यादा, बिकमिंग इरिटेबल एंग्री, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहता है, सो नहीं पाता, उसकी नींद बहुत ज्यादा टूटती है, या वो ये शिकायत करता रहता है कि वो बहुत थका हुआ है, वो नैप लेना चाहता है, वो ज्यादा खाने लगा है या कम खाने लगा है, और अपने आप को बहुत ज्यादा बुरा समझता है, अपने बारे में इमेज जो है उसकी काफी डाउन होने लगी है, मेकिंग रिमार्क्स दैट दे हेट लाइफ, काउंसलर को नफरत करते हैं, पेरेंट्स से नेगेटिविटी अगर बहुत ज्यादा शो कर रहा है, नो बडी लव्स हिम, कि काश वो नहीं होता दुनिया में, इस तरीके की बातें, डिप्रेशन वाले पॉइंट्स हो गए, एक्टिविटीज को करने में उसका दिल नहीं लग रहा है, अपनी फैमिली से विड्रॉ करने की कोशिश करता है, या फिर किसी भी चीज जो हो रही है उसको ब्लेम करने की कोशिश करता है। ये सारे सिम्टम्स हमें एज एन ऑटिज्म किसी भी बच्चे में नजर आ सकते हैं, या फिर इनमें से कुछ सिम्टम्स। मोस्ट एडोलेसेंट विद ऑटिज्म एक्सेल इन 1 or 2 सब्जेक्ट्स, दे टेंड टू accumulate a lot of information on the subject and love to talk about it over and over। जो ऑटिज्म से सफर करने वाले बच्चे होते हैं उनके अंदर आप किसी न किसी सब्जेक्ट में इस तरीके की प्रोफिशिएंसी देखने को मिलती है। लेकिन होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली आफ्टर वन पॉइंट फैमिली मेंबर्स एंड अप लूजिंग इंटरेस्ट एंड स्टार्ट गेटिंग बोर्ड टू डेथ, रादर देन अवॉइडिंग द सब्जेक्ट ट्राई फाइंडिंग आउट न्यू वेज टू एंगेज। अब इस समय पे मैंने आपको बताया कि यंगस्टर्स जो होते हैं उनके साथ डील करना बड़ा ही डिफिकल्ट है, इज नॉट दैट इजी। तो उस डिफिकल्ट टास्क को इजी हम कैसे बनाएंगे, मतलब बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, सीधी बात तो यही है। इसी बात को 4 बार घुमा के अगर अलग अलग तरीके से भी मैं कहूँ तो यही सब लाइन बन के आएंगी जो आपको दिख रही है, तो इन्हें आपको रीड करना है, ठीक है। सेक्सुअलिटी को एक्नॉलेज करने लगते हैं, यस, उन्हें पता होता है कि बहुत सारे हमारे अंदर ऐसे चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से हम जो है वो फर्टाइल हो गए हैं, या हमारी बॉडी सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए रेडी है। अब इन कॉन्ट्रास्ट विद देयर रादर स्लो सोशल डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, एडोलेसेंट विद ऑटिज्म डेवलप फिजियोलॉजिकली एंड सेक्सुअली एट द सेम पेस एज देयर पीयर्स। इनके अंदर सेक्सुअलिटी को एक्नॉलेज करने की जो कैपेसिटी होती है बाकी चीजों के कंपैरिजन, बाकी चीजों का मतलब जो बाकी सोशल डेवलपमेंट है या और मेच्योरेशन है उसके कंपैरिजन में ये बिल्कुल सेम चलता है जैसे बाकी बच्चों में होता है। और जैसे जैसे वो ग्रो होते हैं उनका जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो नॉर्मली ग्रो होता रहता है। अब जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की फ्यूचर सेक्सुअल एक्टिविटीज के टुवर्ड्स भी कंसर्न हो सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हैं जो उनके बिहेवियर में एग्जिबिट होती हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं जो वो रिफ्लेक्ट करते हैं। सेक्स के बारे में बात करना, स्पेशली द सेक्सुअलिटी ऑफ द एडोलेसेंट्स, मेक द पेरेंट्स फील अनकंफर्टेबल। पेरेंट्स के लिए सेक्सुअलिटी के टॉपिक पर उनसे डिस्कशन करना या बात करना पेरेंट्स को ही अनकंफर्टेबल कर देने वाली बात है। कई बार बच्चे भी इस चीज से अनकंफर्टेबल होते हैं क्योंकि वो पेरेंट्स से इस तरीके से बात नहीं करना चाहते, लेकिन किसी भी तरीके से ये पेरेंट्स को ही डिसाइड करना होगा कि किस तरीके से हेल्दी वे में वो अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन दें, जो कि एक हेल्दी वे में अगर उनके माइंड में पहुंचेगी तो वो बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाएंगे कि कैसे ये सोशल सर्कल हमारी सोशल लाइफ का, या कहना चाहिए हमारे एग्जिस्टेंस का एक रीजन है। तो जब उस तरीके से उनको समझाया जाएगा तो शायद बेहतर तरीके से वो समझ पाएंगे, और यही सब बातें इसमें आपको रीड करनी है। ओके, दैट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, पर आपको करना ही है रीड। ऑलराइट, तो किस तरीके से सेक्सुअलिटी का असेसमेंट होना चाहिए, सेक्स एजुकेशन इंडिविजुअल की नीड्स पर बेस्ड होनी चाहिए, ये सब बातें समझानी बहुत जरूरी है। पॉइंट ऑफ व्यू में चेंजेस आते हैं, एडोलेसेंट्स जो होते हैं वो अपनी क्लियर सेक्सुअल आइडेंटिटी को मैनिफेस्ट करते हैं एंड आर कंसर्न विद सीरियस रिलेशनशिप। यहाँ पर जो इमोशनल रिलेशनशिप होते हैं उनके उनके बारे में उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होने लगता है। यहाँ पर बहुत इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग भी हो सकती है अपने पीयर्स के साथ में, और इस तरीके से उनका बिहेवियर होता है। सेल्फ एस्टीम एंड पर्सनल डिग्निटी becomes important to them. They want that they should be respected and treated as adults. adults वाली चीजों की तरफ क्योंकि बढ़ रहे होते हैं ना, टीनेजर्स जो है वो आगे चल के adults ही तो बनेंगे, तो ऑलमोस्ट adults होते हैं, तो उनके अंदर वो बिहेवियर रिफ्लेक्ट होने लगता है जो adults के अंदर होता है, जॉब को लेके, वर्क को लेके, फैमिली को लेके और इमोशनल लाइफ को लेकर। तो हर चीज के टुवर्ड्स उनका पॉइंट ऑफ व्यू में चेंज देखने को मिलता है। साथ ही साथ हाई रिस्क बिहेवियर भी बहुत लोगों में देखने को मिलता है, क्योंकि ये ऐसा फेज होता है जिसमें बच्चे के अंदर या अडल्ट्स के अंदर, कहें अभी अडल्ट तो नहीं बने होते हैं, अडोलेसेंट्स के अंदर कहना चाहिए, एनर्जी बहुत हाई होती है। जब भी एनर्जी हाई होगी तो हाई रिस्क बिहेवियर दिख सकता है, क्योंकि एनर्जी हाई होने का मतलब ये हो गया कि कुछ भी नया करने की डिजायर होना, कुछ ऐसा क्रिएटिव करने की सोचना जिसमें ये नहीं सोचेंगे उसके बाद कि उसका रिजल्ट हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं। तो इन सब चीजों की वजह से उनके अंदर हाई रिस्क बिहेवियर भी डेवलप हो जाता है। और एडोलेसेंट्स जो होते हैं
बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को कॉम्प्रीहेंड करने लगते हैं, हायर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने लगते हैं, फिलोसफीज अपनी बनाने लगते हैं, पोइट्री वगैरह में उनका इंटरेस्ट आ जाता है, ये सब चीजें, राइट्स के बारे में बात करने लगते हैं। और अगर उनके सेटिस्फाइंग पर्सनल रिलेशनशिप चल रहे हैं तो उनका माइंड भी उस वजह से रिलैक्स रहता है, वो चीजें भी उनको काफी ज्यादा हेल्प करती हैं। ओके, और धीरे धीरे वो मोर मेच्योर सेंस ऑफ आइडेंटिटी और पर्पस की तरफ मूव करते हैं। तो यही था, ज़्यादा था नहीं इसमें, मैंने आपको बताया। वैसे तो हमारा जो फ़ोकस था वो इसी पर था कि जो हमारे टीनेजर होते हैं, अगर वो ऑटिज़्म की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते हैं, तो उनमें हमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, किस तरह से चीज़ें होती हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, ज़्यादा बड़ा कुछ था भी नहीं इसमें। अब मैं आपसे मिलूँगी 4th ब्लॉक के फर्स्ट यूनिट के साथ में, और ये छोटा-सा वीडियो कैसा लगा? डाउट्स मुझे लगता नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ होंगे आपके, लेकिन अगर हैं भी तो आप ड्रॉप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।